नमस्कार दोस्तों, स्वाभिमान के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के तहत जो अलग अलग प्रावधान किए गए थे हमारे संविधान सभा के गठन को लेकर के, उसके बारे में जाना था। जैसे संविधान सभा में कितने टोटल सदस्य होने थे, कितने सदस्य उनमें से प्रांतों से आएंगे, कितने सदस्य देशी रियासतों से आएंगे, और उन सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत हम लोगों ने कल जाना भी था कि उन लोगों का निर्वाचन हुआ था, जिन लोगों का निर्वाचन होना था 296 लोगों का। ठीक है, अब आज के एपिसोड में हम लोग केवल ये जानेंगे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली क्या है। कई बार सुनने में आता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, लेकिन वास्तव में ये क्या है, वोटिंग किस तरीके से होती है, वोट की काउंटिंग किस तरीके से होती है, और फिर विजेता किस तरीके से घोषित होते हैं, यह जानने का प्रयास आज हम लोग आज के क्लास में करेंगे। अगर अपने देश की बात करते हैं, विश्व भर में तो वोटिंग की बहुत सारी प्रणालियां विकसित हैं, लेकिन विश्व पे नहीं जाकर के अगर केवल हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में दो तरह की प्रणाली आज भी काम कर रही है इलेक्शन की। एक तो सिंपली जो आम जनता वोट करती है और जिसे सबसे अधिक वोट प्राप्त होता है वही क्या होता है, विजेता हो जाता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में, राज्यों के विधानसभा के चुनाव में, या आपके गांव में जो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया के चुनाव में, या फिर वार्ड आयुक्त के चुनाव, वार्ड पार्षद के चुनाव में, वार्ड काउंसलर के चुनाव में, उसमें क्या होता है, आप लोग हम लोग आम जनता वोट करती है और जिसे सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं वही क्या होता है, विजेता हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रणाली तो ये हो गई, ठीक है, जो आम जनता क्या करती है, वोट देती है और सबसे अधिक वोट जिसे प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, विजेता हो जाते हैं। इस प्रणाली को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। इसका कॉमन सिंपल सा मीनिंग ये है कि जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, वोट प्राप्त होंगे, वही क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपके गांव में आपके मुखिया के लिए इलेक्शन हो रहा है। सपोज 1000 वोटर हैं आपके गांव में, और सपोज 10 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 लेकर के 10 कैंडिडेट हैं। 1000 वोटर हैं, 1000 वोटर ने क्या किया, इन लोगों को वोट दिया। सपोज इस कैंडिडेट को मिले 200 वोट, इसे मिलते हैं सपोज 150 वोट, इसे सपोज 90 वोट, 80, 85, इस तरीके से किसी को 20, किसी को 15। ठीक है, और सपोज सबसे अधिक वोट इसे मिला है, ये जो कैंडिडेट है इसे सबसे अधिक वोट मिला है 200 वोट, तो विजेता कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 200 वोट प्राप्त करने वाले। और इन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक वोट जिसे मिला उसे ही विजेता होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इसे 15 वोट पाने वाले को विजेता घोषित कर देंगे। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाकर के थोड़ा देखते हैं तो ये जो इतने लोग हैं, टोटल 1000 वोटर्स हैं, मान के चलिए 1000 के सारे वोटर ने जाकर के वोट दिया और सारा का सारा वोट वैलिड रहा, तो 200 वोट तो इसे मिला और बाकी 800 वोट क्या हुआ, इतनी इधर आया। तो ये जो मुखिया है जो जीता है, उसे 1000 लोग में केवल और केवल 200 लोगों ने ही पसंद किया है, बाकी 800 लोगों की ये पसंद नहीं है, या 800 लोगों की ये पहली पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी ये क्या हो गए, आपके गांव के मुखिया बन करके आ गए हैं। तो ये जो इलेक्शन प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, इस प्रणाली की ये एक डिमेरिट है कि इसमें
कितना भी वोट मिले इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस इतना ध्यान दिया जाता है कि सबसे अधिक वोट मिलना चाहिए, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, 10% ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बस अधिक वोट मिलना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी पार्टी को अधिक वोट मिलता है लेकिन वो पार्टी सरकार बनाने से वंचित हो जाती है, और जिस पार्टी को कम वोट मिलता है वो पार्टी क्या होती है, सरकार बनाने में कामयाब सफल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया सपोज किसी राज्यों के विधानसभा में चुनाव हो रहा है, राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं कि उस राज्य में 5 विधानसभा की सीट है। सिंप्लिसिटी के लिए है, होते तो बहुत सारे हैं, बिहार की बात करते हैं तो 243 सीट है। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि उस राज्य की विधानसभा में 5 सीट है, और सपोज 2 पार्टी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। इन दोनों पार्टी ने अलग अलग 5 कैंडिडेट उतारा मैदान में, 2, 3, 4 और 5। सपोज इस कैंडिडेट पहले सीट पर, ये पहली सीट है, पहली सीट पर ए को मिलते हैं 500 वोट, और बी पार्टी की जो कैंडिडेट है उससे मिलता है सपोज 480 वोट। ठीक है, क्या है, ये पहली सीट है, 5 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। अब कैंडिडेट कोई भी रहा होगा, लेकिन वो कैंडिडेट किसका है, ए पार्टी का कैंडिडेट है। कितना सीट वोट मिला, 500, इसे मिला 480। दूसरे सीट पर सपोज इसे मिलता है 400, इसे मिलता है सपोज 900। तीसरी सीट पर सपोज इसे मिलता है 600, इसे मिलता है 580। चौथी पर इसे मान लिया सपोज मिलता है 500, इसे मिलता है 490। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मार्जिन से लोग विजेता होते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसमें सपोज इसको मिलते हैं 600, इसे मिलते हैं सपोज 1100। ठीक है, इस तरीके का ये परिणाम आया। अब देखिए कौन कौन विजेता हो रहे हैं। यहाँ पर ये विजेता होगा, 500 वोट मिला है फर्स्ट सीट पर, और यहाँ पर ये विजेता होगा, यहाँ पर ये विजेता होगा, और इन दोनों सीट में ये विजेता होंगे, ये 900 वाले, ये 1100 वाले। अब 5 सीट पर चुनाव हुए, विधानसभा में 5 सीट है, 5 सीट में 3 सीट किसे मिल गई, 3 सीट मिली ए को, ये तीनों, और बी को मिल रही है 2 सीट। तो सरकार किसकी बनेगी, ए पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर वोट, टोटल वोट पर ध्यान दीजिए, टोटल वोट पर ध्यान देंगे तो 1, 2, 5, 10, 1000, 2000, 2600, टोटल 2600 वोट इधर आ रहे हैं। 1000, 2000, ठीक 2600, और इधर ध्यान देंगे तो आपको लगभग 5, 10, 15, 1500 और 10, 2500 और 10, लगभग 3500 वोट आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बी पार्टी को अधिक वोट मिल रहे हैं, बी पार्टी के कैंडिडेट को अधिक वोट मिल रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी बन रही है, पार्टी ए की सरकार बन रही है। तो ये कुछ ना कुछ क्या है, डिमेरिट्स हैं सिंपल वोट के, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के। ठीक है, तो ये डिमेरिट है इस सिस्टम के। इसको 2600 वोट मिले टोटल, इसे लगभग 3500 वोट मिले, और कौन, किसकी पार्टी की सरकार बनी, ए पार्टी की सरकार बन गई, ए को कम वोट मिल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को या इस डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए दूसरा कौन सा मेथड हमारे पास अवेलेबल है, वो ये मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम।
तो अब अगले स्लाइड में हम ये जानेंगे कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वोटिंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट जो प्रणाली हमारे देश में यूज होती है वो ये प्रणाली है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उन विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहली बात जो ध्यान देंगे वो ये कि इसमें ये बात मैटर नहीं करती है कि किसे सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए, वो मैटर करती थी पहले वाले प्रणाली में। उसमें किसी को कितना भी % वोट मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मान लिया 100 वोटर हैं, सबसे अधिक एक आदमी को 10 वोट मिला, भाई किसी को 6, किसी को 5, किसी को 4, तो 10 वाले क्या हो जाएंगे, विजेता बन जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोटा डिसाइड कर देते हैं कि कैंडिडेट को उतना वोट लाना ही है एनी हो। एक कोटा डिसाइड करते हैं कैंडिडेट को। कोटा क्या है, सिंपल एक वोट की एक मिनिमम संख्या है, उतना वोट लाना ही है विजेता होने के लिए। अब कोटा डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली टोटल वैलिड वोट्स बाय जितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर लिखते हैं, +1 कर देते हैं और +1 यहाँ पर कर देते हैं। ये ओवरऑल सॉल्व सिंप्लीफाई करके +1। ये वैकेंसी इसलिए क्योंकि मान लिया जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति तो पूरे देश में एक ही होते हैं, वैकेंसी तो एक ही है। कैंडिडेट कितने भी हो सकते हैं लेकिन वैकेंसी कितनी, बस एक ही होती है। लेकिन वही अगर राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, राज्यसभा के लिए, या राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, तो वो तो ऐसा नहीं कि बस एक का ही वैकेंसी है, वो अधिक भी होता है। तो वहाँ पर हम यहाँ पे क्या डालते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो हम लोग मुखिया वाला बात कर रहे थे, सपोज कितने वोटर थे, 1000 वोटर थे और वैलिड वोट कितना था, 1000 ही था। तो 1000 बाय यहाँ पर 1 देंगे, 1 + 1 और फिर +1 कितना हो गया, 501। यानी कि विजेता होने के लिए, विनर होने के लिए मिनिमम 501 वोट लाना ही पड़ेगा। और इस कोटा का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये 501 वैसा मिनिमम वोट है, वैसी मिनिमम वोट की संख्या है जिसे अधिकतम उतने ही कैंडिडेट प्राप्त कर सकते हैं जितने कैंडिडेट की वैकेंसी है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस कोटे का कि यह वैसी मिनिमम वोट की संख्या है जिसे केवल और केवल उतने ही कैंडिडेट प्राप्त कर सकते हैं जितने कैंडिडेट को चुन करके आना है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले मुखिया के चुनाव में हम लोगों ने देखा तो वहाँ वैकेंसी कितनी थी, 1 थी, वोटर कितने थे, 1000 थे, तो ये वैलिड वोट कितना है, 1000 था हमारा। इस हिसाब से जो कोटा निकल के आया 501, इसका मतलब 501 वोट वह सबसे मिनिमम वोट की संख्या है जिसे केवल और केवल एक ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं विजेता होने के लिए, 2 व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 501 वोट 2 व्यक्ति को कभी मिल सकता है क्या? अगर 501 वोट 2 व्यक्ति को मिलने लगेगा तब तो 501 × 2 कितना हो गया, 1002, और वैलिड वोट कितना, 1000 ही है। तो 501 केवल और केवल एक ही आदमी को मिल सकता है, एक से अधिक को नहीं मिल सकता है। हाँ, 501 से कम की बात करते हैं तब वो 2-3 लोग को मिल सकता है। मान लिया 500 की बात करते हैं तो 502 लोग को मिल सकता है, क्योंकि 1000 वोट है वैलिड वोट, तो 501 को मिल गया, 501 को मिल गया, लेकिन फिर विजेता कौन होगा, दोनों बराबर आ गए। इसलिए कोटा का ये मीनिंग निकलता है कि ये सबसे मिनिमम वैसे वोट की संख्या है जिसे उतने ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम उतने ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जितने लोगों को चुन करके आना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
तो इस प्रणाली में सबसे पहले तो हम कोटा की बात करते हैं। कोटा का ये फॉर्मूला है, टोटल वैलिड वोट्स बाय वैकेंसी प्लस 1, फिर सारे को सॉल्व करने के बाद प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि वोट किस तरीके से होता है। अक्सर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो ये लोग को परेशान करता है कि वोट ट्रांसफ़र कैसे होता है, वोट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो हम लोग ये जानेंगे अब कि वोट कैसे होता है और फिर वोट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरीके से इलेक्शन होता है, चुनाव किस तरीके से होता है। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके गांव में मुखिया का ही चुनाव है। अगर गांव के मुखिया का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड से ना हो करके अगर इस प्रणाली से हो, इस मेथड से हो, तब किस तरीके से होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए, सपोज कर लीजिए कि वही 1000 वोटर्स हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इलेक्शन में 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि आगे और काम आएगा बोर्ड का। ए, बी, सी, डी, 4 लोग हैं। और जो वोटिंग होती है तो उसके लिए एक बैलेट पेपर आपको मिलता है। बैलेट पेपर में चारों का नाम होगा, ए, बी, सी और डी। अब आपको सपोज आप भी क्या है कि वोटर हैं, 1000 वोटर हैं, 1000 वोटर, सपोज आप भी एक वोटर हैं। तो आपको क्या करना होगा, वोट नहीं देना होगा, आपको प्रीफरेंस देना पड़ेगा। किस आपकी पहली पसंद, इन चारों में आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है और चौथी पसंद कौन है। सपोज ये बी आपकी पहली पसंद है। सपोज मान लिया इलेक्शन में आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बी, सपोज आपके पिताजी हैं तो बी आपकी क्या होगी, पहली पसंद होगी कि भाई सबसे पहला मैं चाहता हूं कि हमारे पिताजी ही क्या हो जाएं, मुखिया बन जाए। ये आपके मन में आ रहा होगा, इसलिए आपने क्या किया, इसे फर्स्ट प्रीफरेंस दे दिया। सेकंड, सपोज आपके मन में आ रहा है कि बाय चांस सपोज बी पिताजी नहीं जीत पा रहे हैं किसी तरीके से, तब ए को जीतना चाहिए, क्योंकि ए क्या है, सपोज आपके चाचा जी हैं। इसलिए आपने क्या किया, ए को सेकंड प्रेफरेंस दे दिया। अब मान लिया ए भी नहीं जीत पा रहे हैं, बी भी नहीं जीत पा रहे हैं, तब आपके मन में आ रहा है कि सी को तो जीतना ही चाहिए। सी आपके फ्रेंड के पिताजी हैं मान लिया, तो सी को थर्ड प्रेफरेंस आपने दिया, और फिर लास्ट में डी को 4 दे दिया। इस तरीके से वोट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस डालते हैं, और यही इसकी जटिलता भी है। अब हमारे देश में एक तो पॉपुलेशन बहुत अधिक है और साक्षरता, निरक्षरता जो है बहुत अधिक है। कई लोगों को पेन पकड़ना तक नहीं आता है, तो वो प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए आम चुनाव में इसको यूज़ करना कहीं ना कहीं कठिन होता है। ठीक है, ये प्रेफरेंस, अब सिंपल प्रेफरेंस कोई बहुत अजूबा चीज़ नहीं है, हम लोग भी डेली लाइफ में प्रेफरेंस को यूज़ में लाते ही हैं। मान लिया आप एग्ज़ामिनेशन का सेंटर डाल रहे हैं फॉर्म में, एग्ज़ाम के फॉर्म में, तो आप पहला प्रेफरेंस डालते हैं कि जो आपका जो होम टाउन है उसको पहला प्रेफरेंस डालते हैं, अगर आपका होम टाउन ऑप्शन में है तब, कि भाई हमें तो अपने होम टाउन में ही एग्ज़ाम देना है। बाय चांस आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके होम टाउन में नहीं मिल पाया, तब आप क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा पास वाले बगल वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट को डालते हैं, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा और दूर के डिस्ट्रिक्ट को डालते हैं। इस तरीके से यूपीएससी का आप मान लिया एग्ज़ाम देंगे, क्या देते आपने दिया होगा, तो उसमें क्या करते हैं, पहला प्रेफरेंस हमें आईएएस चाहिए, पहला प्रेफरेंस आईएएस को डालते हैं। बाय चांस आईएएस नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण से आपका स्कोर उतना नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या डालते हैं, चलो आईएएस नहीं तो आईपीएस ही सही, सेकंड प्रेफरेंस। बाय चांस आईपीएस भी नहीं मिल पा रहा है तो आईएफएस सही। इस तरीके से प्रीफरेंस हमारे लाइफ का एक पार्ट ही है, कि ये कोई बहुत अजूबा चीज़ नहीं है, कहने का मतलब ये है।
ठीक है। तो इस तरीके से वोट होती है। ये तो वोट हुआ, प्रेफरेंस आपने डाला। इसी तरीके से जितने भी 1000 जो वोटर हैं सभी गए वोट डालने के लिए, और सभी का सब क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेफरेंस डालेंगे। सभी की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। आपने बी को फर्स्ट डाला, किसी ने ए को डाला होगा, किसी को डी, किसी ने डी को, किसी ने सी को, इस तरीके से। ये हो गया वोटिंग करने का तरीका, किस तरीके से वोटिंग होती है। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा मेन जो है वोटिंग की काउंटिंग कैसे होती है, काउंटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले बात जो हम लोग काउंटिंग में करते हैं, उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, कोटा फाइंड करते हैं। हम लोग पहले क्या बात किया था, कोटा फाइंड करना है। कोटा का फॉर्मूला पता ही है, टोटल वैलिड वोटों की संख्या 1000, वोटर 1000 है, और सपोज कल्पना कीजिए कि सारे के सारे वोटर ने अच्छी तरीके से प्रेफरेंस डाला और सारा का सारा वोट क्या रहा, वैलिड हुआ। कई बार वोट इनवैलिड भी हो जाता है। अब जैसे मान लिया किसी ने चौथा प्रेफरेंस या तीसरा प्रेफरेंस इस तरह से डाल दिया, अब ये 3 किधर माना जाएगा, इधर माना जाएगा कि इधर माना जाएगा, तो इस आधार पर वोट कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन हम मान के चले सिंप्लिसिटी के लिए कि कोई भी वोट कैंसिल नहीं हुआ है। टोटल वैलिड 100,000 मिल गए। अब मुखिया का चुनाव है तो वैकेंसी कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 2 + 1 यानी कि 5001, ये आपका कोटा हो गया। तो सारे लोगों को, जिसको भी जीतना है उसको मिनिमम ये वैल्यू लाना ही पड़ेगा। अब वोट की काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए सपोज ए को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले 400 लोग हैं, बी को इसी तरीके से फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले 300 लोग हैं, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सपोज 200 हैं और डी को 100, टोटल 1000 है। ए को फर्स्ट प्रेफरेंस ए को कितने लोगों ने दिया, 400 लोगों ने दिया। और यही क्या होता है, इसका मेन वोट काउंट किया जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि अगर जैसे आपने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इसका मतलब आपको अगर केवल और केवल बी को केवल और केवल एक ही वोट देना होता तो किससे वोट देते हैं, बी को देते हैं। तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है बी का क्या है, बी के लिए क्या है, आपका मेन वोट है वो। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी हिसाब से ए का जो मेन वोट कितना है, 400 है, क्योंकि ये 400 लोग की पहली पसंद क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, ए है। 300 लोगों का बी है फर्स्ट प्रेफरेंस, 200 का सी और 100 लोगों का डी। अब देखिए किसी को भी अगर सिंपल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मेथड होता तो उसमें क्या होता, ए को विजेता घोषित कर दिया जाता, आपके चाचा जी जीत जाते और आपके पिताजी को हार का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं हुआ, मिनिमम कोटा जितना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हुआ है। तब क्या होगा, क्या दोबारा वोटिंग किया जाएगा, नहीं, दोबारा वोटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 4 बार वोटिंग करवा ली गई है 1 2 3 4 प्रेफरेंस के माध्यम से। तो अब क्या होगा, अब सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी, इसे कहेंगे फर्स्ट राउंड की काउंटिंग। ये फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो गई। अब क्या होगा, सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। अब इसको हटा देते, इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है। सेकंड राउंड की काउंटिंग में करते क्या हैं, जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट हैं, डी को कितना मिला, केवल 100 लोग ही फर्स्ट प्रेफरेंस डी के समर्थन में है। तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं, रेस से निकाल देते हैं बाहर, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। तो डी क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए, और डी के वोट को क्या करते हैं, अब बाकी लोगों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, संक्रमणीय मतदान प्रणाली। संक्रमण का मतलब ही होता है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए,
अभी जो कोविड को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं, क्योंकि कोविड की टेंडेंसी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने की उसकी टेंडेंसी है। तो इसीलिए इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमणीय मतदान प्रणाली। किस तरीके से वोट ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर देखिए डी के पक्ष में 100 लोग हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले। अब देखा जाएगा कि डी, ये जो 100 लोग हैं डी के पक्ष में, उनका सेकंड प्रेफरेंस किसके पास है। 100 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस तो डी के पक्ष में है, इनकी पहली पसंद डी है, लेकिन इन 100 की सेकंड प्रेफरेंस इन लोगों ने किसको दिया है। तो सिंपल है, सेकंड प्रेफरेंस इन लोगों ने किसको दिया होगा, या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को। या तो ए को दिया होगा, या बी को दिया होगा, या सी को दिया होगा। अब सपोज ए को इन लोगों ने, ए को मिला सेकंड प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस हम लोग काउंट कर रहे हैं। इसे सपोज मिलता है 10, इसे सपोज मिलता है 70, इसे मिलता है सपोज 20। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस 100 लोगों ने डी को दिया, और सेकंड प्रेफरेंस इन लोगों में 10 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया, 70 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, और 20 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी आई थिंक, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, जितना जितना वोट जिसको जिसको मिला वो क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए इसका नाम ही क्या है, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ए के पक्ष में कितना, 10, तो ए के पक्ष में 10 वोट डाल दीजिए। बी के पक्ष में आया है 70, तो ये 70। सी के पक्ष में 20, तो 20 डाल करके सबको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 410, 370 और 220। इसे कहेंगे ये सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई। अक्सर आप लोग सुनते होंगे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जो राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है, तो ये हो गया सेकंड राउंड की काउंटिंग। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी भी किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। जो 501 का कोटा था वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तब क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, जिन्हें सबसे कम वोट अभी प्राप्त हुआ है उसे क्या कर देंगे, रेस से बाहर कर देंगे, और उसके वोट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी बचे हुए लोग में। सबसे कम किसके पास है, अब सी के पास है, तो सी की वोट को क्या करने की बारी है, अब ट्रांसफ़र करने की बारी है। अब सी का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले वाला बात नहीं है यहाँ पर। डी वाले से लेकर डी की तुलना में सी का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए सी के पास 2 तरह का वोट है। सी के पास 2 तरह का वोट है। एक तो ये 200 वोट, 200 कौन लोग हैं, जो सी की पहली पसंद है, जिन लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दिया है, ये 200 लोग हैं। और इसके पास ये 20 लोग एक्स्ट्रा हैं। 20 लोग कौन हैं, जो ये वाले, जो सी की दूसरी पसंद है। इन 20 लोगों की पहली पसंद कौन था, डी था। 100 में सारे की पहली पसंद कौन है, डी है। लेकिन इन लोगों में 10 की दूसरी पसंद ए है, और 70 की दूसरी पसंद बी है, और 20 लोगों की दूसरी पसंद सी है। तो ये 20 लोग कौन है, जिसकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है, सी है। ये 200 लोगों की पहली पसंद सी है, और इन 20 लोगों की दूसरी पसंद सी है। वो ट्रांसफ़र करेंगे अब, तो इन 200 लोगों की पहली पसंद सी है, तो इन लोगों का नेक्स्ट प्रेफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस यानी कि सेकंड प्रेफरेंस। अब सेकंड प्रेफरेंस ऑब्वियसली किसके पास होगा, या तो ए के पक्ष में होगा, या बी के पक्ष में होगा, या डी के पक्ष में होगा। यहाँ पे सी है तो डी के पक्ष में होगा। इसमें ध्यान देंगे तो ये इन लोगों की पहली पसंद डी है, इन लोगों की पहली पसंद डी है, दूसरी पसंद सी है।
तो अब नेक्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि सी भी छट गया, तो अब नेक्स्ट यानी कि तीसरा प्रेफरेंस इसका कौन है, इन 20 लोगों का तीसरा प्रेफरेंस कौन है, तो कौन हो सकता है, या तो ए या तो बी, या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि डी तो पहली पसंद है, सी दूसरी पसंद है। अब मान के चलते हैं सपोज 200 लोगों में 55 लोगों की दूसरी पसंद ए है, और सपोज 140 लोगों की पसंद की दूसरी पसंद बी है, और सपोज मान के चलते हैं 5 ही बचेगा, ही मानना इसमें नहीं है, 5 ही बचेगा क्योंकि 200 लोग हैं। डी की स्थिति पहले से ही गड़बड़ चल रही है, तो उसको कम ही वोट मिलेंगे, इसलिए मैंने भी कम ही वोट दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, 20 हैं, 20 में सपोज 15 लोगों का थर्ड पसंद, तीसरी पसंद ए है, और 5 लोगों की तीसरी पसंद बी है, 20 लोग पड़ गया। यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि डी क्या है, रेस से पहले बाहर हो चुके हैं, तो डी के वोट को फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, इसके वोट को फिर से ट्रांसफ़र करेंगे। अब फिर आइए, ये 5 लोग कौन हैं, 5 लोग वो हैं जिनकी पहली पसंद सी था और दूसरी पसंद डी है, पहली पसंद सी है, दूसरी पसंद डी है। तो अब इसका थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस कौन होगा, या तो ए होगा या बी होगा। मान के चलिए सपोज ए के पक्ष में है 2, बी के पक्ष में सपोज 3, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है, इसको बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, सबको फिर से ए वाले को एक साथ इसमें ऐड कर देना है, बी वाले को एक साथ इसमें ऐड कर देना है। ए वाले कौन कौन हो गए, ए और यहाँ पर ए, 55, 5, 60, 10, 70 और 2, 72, 72 इसमें ऐड कर दीजिए। और बी वाला आपको 143 और 5, 148 इसमें ऐड कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए 482 और 8, 1, 5, 518। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बी को जो मिनिमम कोटा चाहिए था वो उस कोटे की प्राप्ति हो गई, यानी कि आपके पिताजी चुनाव जीत गए हैं। जो पहले लग रहा था कि सेकंड नंबर पे हैं, अब वो क्या हो गए, अंतिम राउंड के काउंटिंग जाते जाते वो क्या हो गए, विजेता हो गए। इस तरीके से वोट की काउंटिंग होती है एकल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में। सबसे पहले तो हम कोटा निकालते हैं, फिर वोट होती है। वोट हम लोगों ने देखा कैसे होता है वोट, तो उसमें प्रीफरेंस फिल करना होता है, प्राथमिकताएं देनी होती है, और फिर इस तरीके से वोट की काउंटिंग होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितना भी राउंड जाए, लेकिन हमें क्या देखना होता है, मिनिमम कोटा प्राप्त होना चाहिए। अब एक टर्म इसमें और है, अनुपातिक मतदान प्रणाली। अनुपातिक, इसमें अनुपात का क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से का मेन इसमें एडवांटेज ये है कि जितने वोटर जिसके पक्ष में होते हैं, जिस पार्टी के पक्ष में होते हैं, उस पार्टी के उतने ही अनुपात में कैंडिडेट जीतते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हम लोग ने क्या देखा था, वोटर हैं अधिक और उनकी सरकार भी नहीं बन पा रही है, वो विपक्ष में जा कर के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि अनुपातिक जो इसमें शब्द लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे काम करता है। अनुपात इसमें समझने के लिए हम लोग चलेंगे राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा के इलेक्शन में।
और वहाँ पर ये बातें अधिक क्लियर होगी। हालांकि ये जब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, तब वहाँ पर ये सब बातें और अधिक क्लियर होगी। अब आते हैं सपोज राज्यसभा में। हम सभी को पता है राज्यसभा में वर्तमान में अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो आज के डेट में 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। इसमें 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो 233 की संख्या है ये अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सभी राज्यों से एक समान नहीं आते हैं। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार से 16, आपको फिर यूपी से 31, इसी तरीके से एमपी से 11, राजस्थान से 10, ठीक है। और टोटल कितने हैं 233 पर क्या होते हैं, मतदान होते हैं। अब हम सभी को पता है कि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है। वो एक साथ सारा का सारा डिसॉल्व नहीं हो जाता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं वहाँ से फिर सेवानिवृत्त होते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है उन केवल और केवल 1/3 का ही इलेक्शन होता है, 1/3 सीट की पर ही इलेक्शन होता है, एक साथ पूरा का पूरा नहीं होता है। तो 233 का 1/3 सपोज मान के चलते हैं, मोटा मोटी 80 लोग क्या होगा किसी एक बार में सपोज सेवानिवृत्त हुए, और सपोज 80 लोग में ये बिहार से 5 लोग क्या हो गए, क्योंकि बिहार से भी 16 सीट, ऐसा नहीं कि 16 के 16 एक ही बार में ही निर्वाचित होते हैं, ये भी क्या होंगे हर स्लॉट में सेवानिवृत्त होते जाएंगे। 5 इस साल, 5 फिर 2 साल के बाद, 6 फिर 2 साल के बाद, इस तरीके से। तो 80 सपोज वैकेंसी है राज्यसभा में और 5 सीट कहाँ से वैकेंट हो गई है, इसी 80 में 5 सीट कहाँ से वैकेंट हुई है, बिहार से हुई है। अब हम लोग अपना बिहार पर ही लेकर के एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। किसी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो जहाँ पर कैलकुलेशन और जहाँ पर आंकड़े की बात है तो वहाँ पर एग्जांपल काम करता है अच्छी तरीके से। अब सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार के राज्यसभा चुनाव की। बिहार से जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, मान के चलिए सपोज बिहार में, तो हम क्या करेंगे, कोटा निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, जाना कि कोटा निकालना पड़ेगा, फिर इलेक्शन देखेंगे कोटा कितना होगा, टोटल वैलिड वोट, और राज्यसभा में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, तो याद रखेंगे राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बिहार में टोटल कितनी सीट है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की, यानी कि बिहार में विधानसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, इलेक्शन होता है, तो 243 में सपोज टोटल वैलिड वोट है या टोटल लोगों ने कितने वोट किए, सपोज 240 लोग क्या है वोट कर रहे हैं, 3 लोग मान लिया एब्सेंट हैं या किसी कारण से वोट नहीं दे पाए। वैकेंसी कितनी है 5, तो 5 + 1 + 1 41, तो कोटा कितना हो गया 41 हो गया। 41 कोटा का मतलब यह है कि 41 वह सबसे कम, सबसे मिनिमम वोट की वैल्यू है जिसे अधिकतम 5 लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम 5 लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। 41 × 5 कीजिए 205 आया। लेकिन अगर यही 41 6 लोग की बात करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो अधिक भी हो सकते हैं, 5 जीतेंगे लेकिन कैंडिडेट तो अधिक भी हो सकते हैं ना, तो अगर 41 6 मेंबर को हम देने की कोशिश करेंगे तो कितना हो गया 246 हो गया, और हमारे पास वोटर कितने हैं टोटल 240 ही हैं, तो ये तो संभव नहीं है। तो 41 वोट मैक्सिमम उतने ही लोग को प्राप्त हो सकता है जो जितने सीट चुन करके आने हैं।
41, कोटा कितना निकल करके आया हमारा 41। अब सपोज 240 में मान के चलिए 140 सत्ता पक्ष के लोग हैं और 100 क्या हैं, विपक्ष के लोग हैं। ठीक है, 140 सत्ता पक्ष के लोग हैं, 100 विपक्ष के लोग हैं। तो अब जो बैलेट पेपर होगा, सभी को कितने कितने वोट चाहिए, मिनिमम 41 वोट चाहिए ही चाहिए। और मिनिमम 41 वोट का मतलब है कि पहला प्रीफ्रेंस 41 होना चाहिए। अगर बाय चांस पहला नहीं हो रहा है तो ट्रांसफ़र होकर के 41 होना चाहिए। ठीक है, तो अब लोग करते क्या है, सपोज ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है। तो अब ये इस 140 में 41 लोगों को बोले कि आपको पहला प्रेफरेंस इसको देना है। अगले 41 को बोल दिया गया कि पहला प्रेफरेंस आपको इसको देना है, और 41 41 41 कुछ बच भी गए तो उसको छोड़ दीजिए। इस 140 को सपोज हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप बना दिया, 41 41 41, कुछ बच भी गए उसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया, इस 41 ये वोटर हैं, 140 वोटर ही है ना, इसी में से 41 41 का हमने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया। पार्टी ने निर्देश दे दिया कि आप जो 41 लोग हैं, आपको सपोज कैंडिडेट एक्स को वोट देना है, आप लोगों को कैंडिडेट वाई को वोट देना है, आप लोगों को कैंडिडेट जेड को वोट देना है। ठीक है, ये जो विपक्ष दल है इसने भी क्या कर लिया, 41 41 का स्लॉट बना लिया। 82 आ रहे हैं, बाकी जो है उसको छोड़ भूल जाइए, उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। इसने निर्देश जारी कर दिया इन वोटर्स को कि आपको क्या करना है, पी को वोट देना है, आपको क्या करना है, क्यू को वोट देना है। ठीक है, अब जब वोट होगा, वोट काउंट होगा, तो पहली बार में हम क्या देख रहे हैं कि एक्स को जितना मिनिमम कोटा चाहिए था वो मिल गया, वाई को जितना चाहिए था वो मिल गया, जेड को जितना चाहिए था वो मिल गया। और ये तो सत्ता पक्ष, इसको इसके साथ साथ जो विपक्ष के जो 2 कैंडिडेट हैं, पी इससे भी मिल गया कोटा मिनिमम, और क्यू को भी मिनिमम कोटा प्राप्त हो जाता है। तो इससे हुआ क्या, सत्ता पक्ष के भी 3 लोग जीत करके आए, और जो विपक्ष के जो 100 वोटर हैं, इन 100 वोटर के तरफ से के द्वारा 2 लोग क्या हो गए, चुन करके आ जाएंगे। तो 5 में क्या हुआ, 5 टोटल सीट थी और एक अनुपात में ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 3 सीट जितना अनुपात में वोटर हैं उतनी अनुपात में क्या हो रहा है, विजेता भी चुन करके आ रहे हैं। आप अनुपात देखिए, लगभग मोटे तौर पर उतना ही अनुपात निकल करके आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका एक बेनिफिट है कि जितने वोटर होते हैं उसी रेशियो में कैंडिडेट चुन करके आते हैं। ठीक है, और सारी पार्टी को पता होता है कि मेरे इतने ही वोट इतने ही कैंडिडेट जीत करके आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं आएंगे। इसीलिए पार्टियां करती भी क्या है, उतने ही कैंडिडेट उतारती है जितने कैंडिडेट जीत करके आने की संभावना होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पार्टी अगर बहुत कम संख्या में विपक्ष में, तो वो अपने कैंडिडेट को उठाती भी नहीं है, चुनाव में खड़ा भी नहीं करती है, उसे पता है कि भाई जीतना तो है नहीं। तो इस तरीके से ये इसका फ़ायदा है। अभी हम लोगों ने देखा, बिहार की बात करते हैं तो रामविलास पासवान जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के बाद बिहार से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। उसके जगह पर कौन गए, सुशील कुमार मोदी को खड़ा करके जिताया गया उनको। और विपक्ष की तरफ से कौन थे, कोई नहीं थे, क्योंकि विपक्ष को पता था कि हम नहीं जीत पाएंगे। एक ही बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, एक ही लोग जीतने हैं। अब एक लोग जीतने हैं तो कौन जीतेंगे, जिसके पक्ष में अधिक वोटर हैं। अधिक वोटर किसके पक्ष में है, जिसकी सरकार है। अभी इस तरीके से इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, एक तो ट्रांसफ़र किस तरीके से वोट का होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से काम करता है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। जो बची कुछ बातें हैं इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग
करेंगे जब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।